हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर के अंदर। एंड आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपका चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ओके, उसके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट कम स्टडी मेट की रिवीजन है वो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वो देखनी है तो डिटेल में देख लेना। मैंने पूरा डिटेल में पूरा स्टडी मेट कवर किया है, जो कि अराउंड 55 पेजेस के अराउंड है। ओके, तो 1 घंटे के अंदर आपका वो हो जाएगा, 1 घंटे से कम ही है, और लगभग आधा पौना घंटे के अंदर ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। एज यू कैन सी ये मेरा डिटेल इंडेक्स है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने हैं टोटल एंड कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप बन जाएगी पूरे सब्जेक्ट को कंट्रोल करने में। तो चलो, आपको ये पता होगा। अब चलते हैं अपन 614 नंबर पेज के ऊपर डायरेक्टली। ओके, ये आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर। ओके, और ये मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक है जो मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर रखा है। तो सी यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है एबीसी लिमिटेड का। ये जो कंपनी है वो फॉर्म हुई है विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। किसके लिए चैरिटेबल इसका ऑब्जेक्टिव है? अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज, जो कि सेक्शन 8 के अंदर कवर्ड है। ओके, अब बात करती है एज ए रिजल्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव दैट एज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी विल बी विद द इंटेंट ऑफ चैरिटी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जब सेक्शन 135 की एप्लीकेबिलिटी आती है ना, तो वहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हुआ है एवरी कंपनी। ओके, तो एवरी कंपनी अगर वो नेटवर्थ की या फिर टर्नओवर की या फिर पैट की, ओके, तीनों में से जो भी क्राइटेरिया है, ये 500 करोड़ है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1000 करोड़ है और ये 5 करोड़ है। तो अगर ये कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है एवरी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी, तो उसके ऊपर सीएसआर के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बिकॉज ये सेक्शन 8 कंपनी है तो ये डाउटफुल है कि हमारा तो काम ऑलरेडी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के ऊपर है, हमारे ऊपर क्या सीएसआर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मैनेजमेंट है, उनका इंटेंट है कि यहाँ पे सीएसआर के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो मैंने आपको प्रोविज़न भी बता दिया। अब एक बार आंसर पढ़ देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ। या सी, तो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, वो एप्लीकेबल होता है एवरी कंपनी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी कंपनी पे एप्लीकेबल है, जो कि स्पेसिफाइड क्राइटेरिया यानी कि नेटवर्थ, टर्नओवर और पैट की क्राइटेरिया को मीट कर जाती है। साथ साथ में सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट है, वो कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में या फिर किसी भी प्रीवियस लॉ के अंदर। तो बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्लाई है कि जो भी कंपनीज हैं इसके लिए सीएसआर या पब्लिक वेलफेयर पर्पस के लिए भी सेटअप की गई है ना, उनको भी आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सीएसआर। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगी है उनको बोल्ड कर दिया, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि इनको भी कंप्लाई करना मैंडेटरी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल से क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा टफ है नहीं। ओके, और 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आता है हर अटेम्प्ट में, तो ये एक तरह से बोनस मार्क है, इसको अच्छे से कर लेना। एबीसी लिमिटेड है, एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 200 करोड़ है। मैंने नेटवर्थ का क्या बोला आपको, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ ग्रेटर इक्वल। ओके, यहाँ पे हर जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। 500 करोड़ है तो एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं हो जाएगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। मतलब कि 499 करोड़ 99 लाख 99,999 तक एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 1 रुपया जाता तो एप्लीकेबल है। ओके, नेटवर्थ की क्राइटेरिया इसकी एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। साथ में मैन्युफैक्चर करती है रबर पार्ट्स को फॉर ऑटोमोबाइल। जो सेल है कंपनी की वो इफेक्ट हुई है ड्यू टू लो डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट की बहुत कम डिमांड है, इसीलिए इसकी सेल इफेक्ट हुई है। आपको रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एज फॉलोज। क्या क्या डिटेल्स दिए आपको? नेट प्रॉफिट बोला है 3 करोड़ का था, 8.5 करोड़ का था, 4 करोड़ का था और 3 करोड़ का था। सी, यहाँ पे ये चीज़ यूनिक है, क्या है कि यहाँ पे इस साल में इसका क्या हो गया है, जो पैट है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है। मैंने ऊपर ही आपको कंडीशन बताई थी 500, 1000 और 5 करोड़। ओके, बिकॉज यहाँ पे इसका जो पैट है वो कितने से एक्सीड कर रहा है, 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। तो 2003 वाले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को एक्सीड किया है, तो फिर इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी ये उल्टा हो गया, इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे।
ओके वही इनका जो सेल्स है, सेल्स का फिगर अगेन 1000 करोड़ से कम ही रहा है, तो सेल के बेस पे तो नहीं आएगा, ना ही नेटवर्थ के बेसिस पे आएगा, लेकिन पैट के बेसिस पे वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सी इफ द कंपनी मीट्स द नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट क्राइटेरिया इन इमीडिएट प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर, और ये देखो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर ही है, क्योंकि ये 2004 है, वो आपका करंट ईयर है, तो करंट ईयर का प्रेजेंटिंग ईयर कौन सा हो गया, 2002-03 आपका हो गया। ओके तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेती है, तो यहाँ पे इसको कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी CSR कमेटी को। ओके अगर आपके 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसीलिए इनको CSR कमेटी करनी पड़ेगी। CSR कमेटी करने का मतलब क्या होगा कि CSR कमेटी अगर आपने इनकॉर्पोरेट की तो वो आपको गाइड करेगी कि कहाँ पे आपको CSR का एक्सपेंडिचर है वो करना है। ओके और वो प्लानिंग करेगी, वो मैनेजमेंट और बोर्ड को यही डायरेक्ट कर दिया कि भाई कहाँ पे कितना खर्चा करना है, तो इसीलिए आपके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोलते हैं कि क्या स्मॉल CSR फंड है जिन कंपनी के पास में ओके वो CSR एक्टिविटीज़ कर सकती है इन ए प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मेड। तो अपन ने इसका भी प्रोविज़न पढ़ा था, तो वहाँ पे आया था कि हाँ 2 या उससे ज़्यादा कंपनी या फिर एक ही ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज है, वो एक सेक्शन 8 या चैरिटेबल कंपनी के थ्रू क्या कर सकती है, CSR की एक्टिविटीज़ है वो कंडक्ट कर सकती है, ग्रुप के अंदर आके कर सकती है, लेकिन वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट वाइज सेपरेट डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि कंपनी जो कंबाइन करती है CSR प्रोग्राम्स को एंड अदर सिमिलर कंपनीज को बाय पुलिंग देयर CSR रिसोर्सेज, तो रूल 4 बोलता है CSR रूल का कि कंपनी कोलाबरेट करेगी विथ अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स for CSR activities in such manner that CSR committees of the relevant companies are in a position to report separately बस उनको रिपोर्ट करने की वो होनी चाहिए। ओके एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल। तो मतलब 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आप ग्रुप में जाके आपकी कंपनी की इतनी है नहीं, आपको हॉस्पिटल बनाना है 1 करोड़ का, लेकिन आपका CSR कंट्रीब्यूशन आ रहा है सिर्फ 2 लाख रुपए का, तो आप बाकी क्या करते हो 10-20 कंपनियाँ और ढूंढ के लाए उन जिनका इतना बन रहा था और एक्यूमुलेट करके आपने 2 करोड़ रुपए कर लिए, तो आप सभी पूल के अंदर कर सकते हो, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे CSR का अगर रिगार्डिंग अमाउंट है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रहना चाहिए और आपको सबमिशन भी होना चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी पूरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके ये एक FMCG कंपनी है, CSR के प्रोविजन क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे क्या, नेपाल अर्थक्वेक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको रीडिंग के टाइम भी कराया था, एक बार फिर से बोलता हूँ। यहाँ पे इमेंस लॉस हुआ, देखो नेपाल के अंदर काठमांडू में हमें भी पता है अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो एक FMCG कंपनी थी, FMCG कंपनी मतलब कि मान लो ITC जो थी उसने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट थे, ओके यहाँ पे ITC आप मान सकते हो FMCG के अंदर, उसने अपने जो प्रोडक्ट्स थे ओके वो क्या किए, उन्होंने डिस्काउंट्स के ऊपर एंड कंसेशन के ऊपर लोगों को दे दिए जो भी अफेक्टेड एरियाज ऑफ नेपाल से बिलोंग करते थे। और कितने टाइम पीरियड के लिए, कंटिन्यूसली कितने पीरियड के लिए दिए, 3 मंथ के लिए दिए। ओके 3 मंथ के लिए दिए हैं आफ्टर अर्थक्वेक इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2001-2। मैनेजमेंट चाहते हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर, जो डिस्काउंट वाला जो एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या वो उसे ट्रीट कर सकते हैं CSR के तौर पे। तो देखो CSR के अंदर है ना क्लियरली ये चीज़ बोला हुआ है, अगर आप काइंड के अंदर इशू करते हो, ठीक है, या डिस्काउंट देते हो, तो बिकॉज वहाँ पे बोला है कि अगर आप परचेज करके ओके और उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो वो CSR माना जाता है। लेकिन अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है और उस गुड्स को अगर आप कंसेशन में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंट पे भी इश्यू करते हो ना, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। और बिकॉज ये एक्सपेंसेस अगर CSR ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ओके, तो मैनेजमेंट का यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिलीव रखना, बिकॉज ये ITC है, ठीक है, सारी साबुन वगैरह जो भी नेसेसरी के आइटम्स है वो ये बनाती है, अगर वो डिस्काउंट में इशू कर रही है तो वो अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और एडवर्टाइजमेंट करिए तो फिर काएगा CSR, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो खुद बियर करेंगे, ये आपका CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 है वो मैंडेट करती है कॉरपोरेट एंटिटीज़ को कि जो भी एक्सपेंडिचर उन्होंने इनकर किया है ना CSR के रिगार्डिंग, वो नहीं, शुड नॉट बी एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वो वाले एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए जो कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं। ओके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन में भी वो चीज़ करते हैं। ओके वो वहाँ पे क्या फुल प्राइस के अंदर बेच पाते, नहीं बेच पाते, उनको कंसेशन देना ही पड़ता। ओके इफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज फॉर द एक्टिविटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यह क्वालिफाई नहीं होगा एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन CSR एक्टिविटीज़।
अब स्टेचुटरी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू CSR है वो आल्सो रिक्वायर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोकल एरियाज ऑफ द कंपनी। ओके, अगेन देखो यहाँ पे एक प्रोविजन तो ये हो गया, लेकिन सेकेंड चीज़, एक चीज़ और भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है कि जो भी आप CSR के लिए एक्सपेंडिचर करोगे ना, वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे इनकर होना चाहिए, इंडिया में इनकर होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन्होंने किया भी कहाँ पे, नेपाल में। तो अगेन ये आउट ऑफ इंडिया ये क्वालिफाई नहीं करेगा CSR एक्सपेंडिचर के लिए। साथ ही साथ में यह प्रेज्यूम किया गया है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कंसेशनल रेट के ऊपर ही परफॉर्म की गई थी एंड आर एक्टिविटीज़ डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और इसीलिए जो ट्रीटमेंट होगा इसका बाय मैनेजमेंट बाय शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू डिस्चार्ज CSR होगा, वह करेक्ट नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। ओके, और ये जो एक्टिविटीज़ है वो करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट की इंटेंशन कि भाई ये जो एक्सपेंडिचर है उसको CSR क्लेम कर ले, गलत होगा। अब देखो ऊपर वाले में आया था नेपाल में, ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे आया, जम्मू एंड कश्मीर में ही आया है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फ्लड आ गई, और वहाँ पे फिर अगेन उन्होंने क्या किया, कंसिडरेबल डिस्काउंट दिए हैं अगेन कंपनी ने। तो बताओ क्या ये CSR होगा या नहीं होगा। अगेन सेम आंसर यहाँ पे, अगेन एक्सपेंडिचर तो इंडिया में तो वो तो वाला क्वालिफाई है, लेकिन स्टिल ये उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसीलिए ये CSR नहीं होगा। ओके, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि कंपनी अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है या फिर क्या कर रही है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो कंसेशन या डिस्काउंट पे की है, तो मतलब अगेन ये कवर नहीं होगा बिकॉज ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो सी CSR रिपोर्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। ओके, तो यहाँ पे CSR की रिपोर्टिंग के बारे में बोला, अगर थ्रू CSR report corporate enterprise disclose the manner in which they are discharging their social responsibility. Okay, सी लास्ट पैरा पढ़ो। यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है कंसेशनल रेट्स के ऊपर, वो एक्टिविटीज़ डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ऑफ द कंपनीज, और इसीलिए जो इंटेंशन है मैनेजमेंट की कि वो हाईलाइट करे इस एक्सपेंडिचर को एज इनकर्ड ऑन सच कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड है वो करेक्ट नहीं है, वो CSR को डिस्चार्ज करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया वो सही नहीं होगा। अगेन आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 6 क्वेश्चन के अंदर। ABC लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है जो कि कवर्ड होती है अंडर द एम्बिट ऑफ CSR रूल, जो कि CSR रूल के एम्बिट में कवर होती है। एज पार्ट ऑफ CSR कंट्रीब्यूशन ऑन अमाउंट ऑफ ₹15 लाख वाज स्पेंड एज CSR एक्सपेंस। तो 15 लाख रुपए आपने किसके ऊपर खर्च किया है, CSR के ऊपर खर्च किया है। ओके, टुवार्ड्स द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ओके, तो मतलब लड़कियों के लिए अगर आप एजुकेशन करते हो तो ऑफकोर्स ये शेड्यूल 7 के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स हैं, ओके, उनके अंदर कवर होता है, और इसीलिए इसको क्या मान लिया जाएगा, CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। सी अभी तक मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, मैं बता दूँ कि CSR 2% कैलकुलेट होता है, और किसके ऊपर होता है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, या फिर इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 ईयर क्या है वो आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट लेते हो और उसका एवरेज लेते हो, और उसके ऊपर आप 2% क्या करते हो, आपका CSR है वो कैलकुलेट करते हो। अब वो कहता है कि वो 70 लाख रुपए आया था। ओके, 70 लाख रुपए आपका ये आया, उसके ऊपर 2% कितना होता है, 70 × 2% 1,40,000, राइट। अगेन इनकी लाइबिलिटी कितनी थी, सिर्फ 1,40,000 रुपये की। ओके, जबकि इन्होंने कंट्रीब्यूट कितना किया, एज द कंपनी इनकर्ड CSR इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द रूल्स। ओके, यह यूटिलाइज करना चाहती है एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करना टू द नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर पर रिड्यूस करना चाहती है CSR स्पेंड बाई ₹1 लाख, कि अगले साल ये 1 लाख रुपए से CSR के ऊपर स्पेंड कम करना चाहती है। तो क्या कंपनी कर सकती है क्या। ओके, तो पहले प्रोविज़न क्या था कि नहीं, कंपनी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है, ओके, एक्सेस CSR एक्सपेंडिचर को। लेकिन करंट के अंदर है ये प्रोविज़न अमेंड हुआ है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे ये अमेंडेड है, और अमेंडेड क्या हुआ है कि अब वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ओके, एक्सेस जो उसने कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो किया है ओवर 2% पे, या फिर वो क्या कर सकती है, और उसके पास में ऑप्शन है, आइदर इट कैन क्लेम, ये इसको क्लेम कर सकती है। ओके, क्लेम कैसे करेगी, फॉर एक्सेस ऑफ 2%
एज एक्सपेंडिचर। ओके, तो वो एज ए एक्सपेंडिचर भी उसको क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ये उसकी चॉइस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड है वो एक कंपनी है जो कि कम्स होती है अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 135 एंड CSR रूल्स। जो बोर्ड है एबीसी लिमिटेड की वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो डिड नॉट अप्रोप्रिएट द CSR फंड्स एंड एज ए रिजल्ट यहाँ पे कोई भी एनुअल रिपोर्ट नहीं है ऑन CSR इन द बोर्ड्स रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। क्या यहाँ पे कोई नॉन कंप्लाइंस है एज पर द एक्ट? तो सी, यहाँ पे ये क्लेरिफाई किया गया कि एज पर रूल 9 ऑफ द CSR रूल, बोर्ड की जो रिपोर्ट है ऑफ ए कंपनी क्वालिफाइंग अंडर सेक्शन 135 है वो इंक्लूड करेगी एक एनुअल रिपोर्ट। तो जो बोर्ड रिपोर्ट जाएगी ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी आपकी, एक तो आपकी एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी, अगेन किसके ऊपर, CSR के ऊपर। सेकेंड, कंटेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन द एनेक्सर टू CSR रूल, और जो भी वो एज पर एनेक्सर होगी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ आपको। रिपोर्टिंग ऑफ CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन द बोर्ड्स रिपोर्ट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगेन ये जो रिपोर्टिंग करना है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होते हैं तो पेनल कॉन्सिक्वेंसेज है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे सेक्शन 134 सब सेक्शन 8 के, जो कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अराउंड बात करता है आपसे। ओके, लॉ के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी सिंपल सी। इसने ये पूछा कि क्या एज पर रूल्स हैं वो CSR फंड्स कितना कंट्रीब्यूट हुआ, क्या हुआ, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो क्या ये चलेगा क्या? नहीं, आपको लीगली है, आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं की तो 134 सबसेक्शन 8 की पेनल कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है वो कैरी आउट करती है CSR एक्टिविटीज़ को फॉर रेंटेड प्रीमाइसेस इन पुणे। पुणे के अंदर इनका एक रेंटेड प्रीमाइसेस है। ओके, और इसके ऊपर वो क्या करती है, CSR एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। रेंट पेड फॉर सच प्रीमाइसेस इज डिस्क्लोज एज CSR एक्सपेंडिचर, और जो भी वो उस प्रीमाइसेस का रेंट पे करती है ना उसको CSR एक्सपेंडिचर माना हुआ है। एंड कॉन्सिक्वेंटली एबीसी लिमिटेड आल्सो क्लेम डिडक्शन फॉर द सेम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी क्या कर रहे हैं, उसकी डिडक्शन ले रहे हैं। तो क्या ये अलाउ होगा क्या? हाँ, क्यों? बिकॉज CSR एक्सपेंडिचर है वो इन द नेचर ऑफ सेक्शन 30 to 36 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, एंड ये अलाउ किया जाता है एज ए डिडक्शन। रेंट एक्सपेंस कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट एंड हैंस इट कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपका DT से रिलेटेड था, लेकिन आपको FR में डाला हुआ था। अब बात करते हैं एबीसी लिमिटेड वो मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। क्या क्या चीज़ें? सोप, टूथब्रश, सोप केसेज यानी FMCG वाली गुड्स हो गए। ओके, एज पार्ट ऑफ इट्स CSR पॉलिसी यह डिसाइड करते हैं कि एवरी पैक ऑफ दिस सोल्ड गुड्स है वो INR 0.80 का है एंड विल गो टुवार्ड्स द सेव ट्री फाउंडेशन। मतलब इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने मतलब प्राइसिंग के टाइम ये लिख दिया कि आप हमें 1 रुपये दोगे ना। ओके, 1 रुपये के ऊपर है कि ये नहीं, एवरी पैक, हर एक पैक के ऊपर है आपको एडिशनल 0.80 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और ये 0.80 रुपीज़ है वो हम नहीं रखेंगे, ये किसके ऊपर जाएंगे, सेव ट्री फाउंडेशन को जाएंगे। ओके ओके, जो कि CSR स्पेंड के लिए क्वालिफाई होता है आपका एज पर शेड्यूल 7। कॉन्सिक्वेंटली एट द ईयर एंड कंपनी ने 25,000 ट्री है वो सेल किए। ओके, 25,000 पैक सेल किए एंड ए टोटल ऑफ INR 20,000 है वो रिकॉग्नाइज किया गया एज ए CSR एक्सपेंडिचर। क्यों? 25,000 इंटू 0.80 यानी कि लगभग कितना, 20,000 रुपये वो CSR का एक्सपेंस इनका माना गया। अब बात करते हैं हाउएवर अमाउंट वाज नॉट पे टू द फाउंडेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। लेकिन ये अमाउंट उन्होंने पे ही नहीं की फाउंडेशन ये को। तो बताओ क्या ये CSR एक्सपेंडिचर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? तो सी, अमाउंट का ट्रांसफर करना तो ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, बाई ईयर मार्किंग द अमाउंट। आपने सिर्फ ईयर मार्किंग की है उसकी कि भाई हाँ ये फंड्स है वो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए है। फ्रॉम द सेल फॉर CSR एक्सपेंडिचर कंपनी कैन नॉट शो इट एज CSR एक्सपेंडिचर। ओके, वो सिर्फ ईयर मार्किंग करके उसे CSR एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकती। टू क्वालिफाई द अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर यहाँ पे स्पेंड होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आप झूठे वादे करो कि हाँ भाई हम करेंगे, आपका एक्चुअल में स्पेंड जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो CSR का मान लिया जाएगा। इसीलिए INR 20,000 है वो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा एज CSR एक्सपेंडिचर एंड अनलेस इट इज स्पेंड ऑन CSR एक्टिविटीज़, कि अनलेस कि आपने उसे CSR एक्टिविटीज़ पे स्पेंड कर दिया हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोलता है एक बिल्डिंग है वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हुई, जो कि एक एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो बताइए क्या ये जो कॉस्ट है डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो CSR एक्सपेंडिचर मान ली जाएगी क्या? तो सी, इन केस अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं कंपनी के द्वारा जिससे राइज होता है एक असेट का, तो यह रिकॉग्नाइज की जाएगी कंपनी के द्वारा अपनी बैलेंस शीट के अंदर।
प्रोवाइडेड, बट कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि वो एसेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करना चाहिए। सेकंड, उसके पास में एंटिटी के पास में कंट्रोल होना चाहिए एसेट का, और एसेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फ्लो होने चाहिए। ओके, तो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर CSR एसेट रिकॉग्नाइज की गई है बैलेंस शीट के अंदर, तो उसको क्लासीफाई किया जा सकता है अंडर द नेचुरल हेड, यानी कि बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, विद द स्पेसिफिक हेड ऑफ CSR एसेट। लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक हेडिंग जाएगी CSR की एसेट के नाम से। एंड जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो सेटिस्फाई करेगा डेफिनेशन ऑफ एसेट को। अब एग्जांपल के लिए बिल्डिंग अगर यूज़ होती है फॉर CSR एक्टिविटीज़, जहाँ पे जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो नॉट बीन रिलिंक्विश्ड फॉर लाइफ टाइम, जहाँ पे अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है कि उसके पास में उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको लाइफ टाइम रिलिंक्विश करना पड़ेगा, ओके, मतलब छोड़ना पड़ेगा बाई ये कंपनी, एंड फ्रॉम विच एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फ्लो होंगे कंपनी को, तो वो उसको CSR बिल्डिंग के नाम से रिकॉग्नाइज करेगी और साथ साथ में रिफ्लेक्ट करेगी सेम को इन द बैलेंस शीट। जो भी स्पेंड किया गया है इसके द्वारा एसेट के ऊपर, ओके, वो देन वो स्पेंड के बेसिस पे इसको मिल गया होगा शोन एज CSR स्पेंड, इसीलिए डेप्रिसिएशन है वो इसके ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता है CSR स्पेंड के गेन में, बिकॉज यहाँ पे आप जितना एक्चुअल पेमेंट करते हो ना उसके बेसिस पे आप CSR का क्या कर लेते हो, डिडक्शन ले लेते हो। जब आपने इसी मशीन को खरीदा होगा तो आपने पे के बेसिस पे क्लेम कर लिया, तो अब फिर से डेप्रिसिएशन के थ्रू क्लेम आप करोगे तो वो डबल हो जाएगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है कि डेप्रिसिएशन के थ्रू आप नहीं कर सकते हो। वंस जो कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी ना जो कि इंक्लूड की गई है CSR स्पेंड में, then the depreciation of such asset will not be included for CSR spend even if the asset is capitalized in the books of accounts and depreciation charged thereon, और although depreciation भी उसके ऊपर चार्ज किया गया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है टू ऑपरेट CSR एक्टिविटीज़ बाई ए कंपनी एट द बैलेंस शीट डेट, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी वो ट्रीट की गई है एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन किया है प्रॉपर्टी का कंपनी के द्वारा, बैलेंस शीट डेट को जो कॉस्ट आई है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया है। क्या यहाँ पे कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगे फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो कि इसमें रिक्वायर्ड है? तो सी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं हमें कि जो भी आपने CSR के रिगार्डिंग CSR एक्टिविटीज़ पे खर्चा किया है ना वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाय वे ऑफ नोट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ PNL के स्टेटमेंट नोट्स जब आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको देना पड़ेगा कि CSR एक्टिविटीज़ पे आपने इतना किया है। ये नोट्स जो होंगे वो डिस्क्लोज करेंगे डिटेल्स विथ रिगार्ड टू कि एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट के ऊपर अंडर ए CSR प्रोजेक्ट की CSR प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के ऊपर है वो कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया हुआ है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बेबी लिमिटेड का, कि बेबी लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स फॉर इन्फेंट लाइक बोथ सोप, बाथ सोप, क्रीम, पाउडर, ऑयल एटसेट्रा, मतलब वही FMCG वाले बनाती है। ओके, अब ये पॉइंट 75 लीजिए, सेम क्वेश्चन था बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। ओके, 40,000 पे एक बेचे जिसमें 30,000 रुपये इसके आगे, तो क्या ये CSR है? ओके, तो यहाँ पे सिर्फ स्पेंड प्रोविज़न करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको स्पेंड करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन था, डन। अब यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी आ रही है, अगर वो 135(1) की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, कंप्लाई करेगी विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 इवन इफ द होल्डिंग और सब्सिडरी इटसेल्फ डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया। ओके, अगर होल्डिंग सब्सिडरी है वो दोनों ही फुलफिल नहीं करती है क्राइटेरिया, फिर भी इनको करना पड़ेगा क्या 135 में। तो यहाँ पे लिस्टेड होने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे तो सीधी कंडीशन ये है कि अगर आपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया तभी है। तो नो द कंप्लायंस ऑफ CSR रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक टू ईच कंपनी, वो स्पेसिफिक है ईच कंपनी के लिए। ए होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजन अनलेस कि उनका खुद का जो टर्नओवर है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 135(1) की वो मीट हो जाती है। एग्जांपल के लिए कंपनी ए जो है वो कवर्ड हो गई इस क्राइटेरिया के अंदर जो कि मेंशन है 135(1) के अंदर, एंड कंपनी बी जो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर नहीं हुई है ये फुलफिल। ओके, बाई इटसेल्फ, मतलब आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर करने हैं CSR के एप्लीकेबिलिटी के लिए। ओके, यह सेटिस्फाई नहीं करेगी क्राइटेरिया को, इसीलिए जो कंपनी है वो नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135। अब आता है 14th नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है फाइनेंशियल 2011-12 का डाटा। एक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए इन एक्सेस है वो क्या किया है CSR का स्पेंड किया है। फाइनेंशियल 2012-13 के अंदर ये सेटअप करती है लगभग 50 लाख रुपए फ्रॉम सच एक्सेस। ओके, अगले साल में मतलब 2011-12 में 2 करोड़ का एक्सेस था, फिर 12-13 में इसने 50 लाख तो सेटअप कर लिया, लेकिन अभी भी 1.5 करोड़ बचे हुए हैं। ओके, लेकिन 13-14 में कंपनी है उसके ऊपर CSR की प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा सेटअप का। तो बताइए क्या यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगी या नहीं होगी?
तो सी हाँ, बिकॉज ऑफ CSR है ही नहीं, तो एक्सेस अमाउंट जो भी इनका CSR स्पेंड था, ओके, या तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन केस अगर एक्सेस अमाउंट है वो लेफ्ट हो जाता है या सेटअप हो जाता है, तो इट विल लैप्स एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड। तो ऐसे केस में कंपनी या तो कंटिन्यू टू रिटेन कर सकती है रिमेनिंग एक्सेस CSR को, या फिर वो उसको क्या कर सकती है, एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकती है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। इसके अंदर एक बार फिर से मैं देख के आपको कंफर्म करूंगा, बिकॉज अभी जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ था कि कंपनी के पास में 2 चॉइस आ गई थी। एक तो वो क्या कर सकती है, एक्सपेंस भी क्लेम कर सकती है, तो मे भी अगर वो उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड अब CSR नहीं एप्लीकेबल होगा तो उसे एज एक्सपेंस भी क्लेम कर सकती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट कर देना आप लोगों को कैसा लगा है। कंपनी ए है वो इनकॉर्पोरेट होती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 11-12 के अंदर, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंपनी की 135(1) में कवर हुई है फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए। तो वेदर CSR प्रोविजन अप्लाई होंगे कंपनी के ऊपर दैट हैज़ नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए है इनकॉर्पोरेशन से, इसने अगर वो कंप्लीट नहीं किए हैं, ओके, अगर इसने 3 साल अभी तक इनकॉर्पोरेशन से कंप्लीट नहीं है, तो क्या ये एलिजिबल होगी या नहीं होगी? यस, इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर ये कोई भी क्राइटेरिया मेंशन इन 135(1) यानी कि पैट, नेटवर्थ और जो आपका टर्नओवर है उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाती है, तो उस केस के अंदर इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑफ एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स वो एप्लीकेबल हो जाएगी। इसीलिए CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 है फॉर कंपनी ए है वो एटलीस्ट 2% होगी एवरेज नेट प्रॉफिट का ऑफ द कंपनी, जो भी उसने 11, 12 और 12, 13 में। पता है यहाँ पे 3 साल की कंडीशन क्यों लगाई? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 2% ऑफ CSR लेते हो, और किसका लेते हो? एवरेज नेट प्रॉफिट का लेते हो। एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो? पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकाल के एवरेज कर देते हो, तो लास्ट प्रेसिडिंग 3 ईयर का है वो आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर करते हो। लेकिन अगर इनकॉर्पोरेट हुई दूसरा साल चल रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर जितने साल का है उतने साल का एवरेज कर लो। इसके साथ में हमारा ये पूरा 618 नंबर पेज पे ये सारे क्वेश्चन थे 1 बाय 1 कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऐसे बने रहिए। अगले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन। तो चलिए, बाय बाय।